नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सहस्त्रधारा हेलीपैड से जोशियाड़ा हेलीपैड के लिए हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय उत्तरकाशी का देहरादून से हवाई संपर्क से जुड़ गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। राजधानी देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। बता दें कि सम्मेलन की अध्यक्षता सीएम धामी ने की है। इसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। नकल माफियाओं ने जो है यहाँ नकल करवा दी, फिर परीक्षा कैंसिल हुई। कई बार जो हमारे होनहार युवा भाई बहन बच्चे थे, उनका भविष्य लगातार खराब हो रहा था, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, उनका विश्वास लगातार डोलता जा रहा था। तो भाइयों बहनों, हमने ये संकल्प लिया कि हम राज्य के अंदर अब इस काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस भ्रष्टाचार को यहीं पर रोकेंगे, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमने 100 से ज्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा और हम नकल का कड़ा कानून लेकर आए। और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 2.5-3 सालों में राज्य के अंदर हमने 18,500 से भी ज्यादा नियुक्तियों को संपन्न करवा दिया है। और सारी की सारी नियुक्तियां बिना किसी नकल के हुई हैं, कोई विवादित नहीं हुआ, कोई कोर्ट में मामला नहीं गया है। और ये अभियान हमारा आगे भी चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। अगर हम पूरे राज्य बनने से लेकर अब तक की समीक्षा करेंगे तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही हमने, क्योंकि आप सब जहां भी रहते होंगे, अगर आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, देवभूमि के रहने वाले हैं, तो आपके प्रति लोगों का भाव थोड़ा बदल जाता है। एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव उन सबके अंदर आता है कि देवभूमि से आए हैं, बड़ा स्वच्छ देवभूमि है, देवों का स्थान है, नदियों से, पर्वतों से, वनों से और देव स्थानों से आच्छादित है। तो इस राज्य के अंदर यहाँ का जो मूल स्वरूप है वो बदलना नहीं चाहिए। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। पिछले सालों में काफी इसके कारण से काफी डेमोग्राफी चेंज हुई है। हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमने जो एक बड़ा लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी, अतिक्रमण के खिलाफ, और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें आज हमने उस अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। और पिछले दिनों हमने यहाँ पर थूक जिहाद जैसी एक बात चल रही थी, उसके खिलाफ भी हमने यहाँ पर कहा कि कठोर कार्रवाई, क्योंकि खाने पीने की चीजें, खाद्य वस्तुएं, खाद्य सामग्री, उसको प्रदूषित किया जा रहा था। कहीं थूक के वीडियो आ रहे थे, यहीं से मसूरी से वीडियो हमारा यहाँ पर वायरल हो गया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। और आप जैसे आपको मालूम है कि देश और दुनिया में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। वो जो लोग जहाँ जहाँ हैं, यदि वो सभी लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में अपने अपने गाँव में एक बार आ जाएं, अपने घर को संवार दें, अपने गांव को व्यवस्थित कर दें, अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। वो यहाँ के सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक इन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है और जो परंपरा और हमारी संस्कृति, वो पूरी दुनिया के लिए है। और दुनिया में जो हमारे लोग अपना स्थान बनाए हुए हैं, तो इसका समन्वय बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि आज ये बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और वैसे भी अब 2 दिनों के बाद हम लोग रजत जयंती उत्तराखंड की मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो जुड़ाव पैदा हुआ और जो विभिन्न प्रदेशों में उत्तराखंडी जो रहते हैं, वो जो आज आए, एक दूसरे से उन्होंने मुलाकात की और एक संवाद स्थापित हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई कि आप अपना एक विलेज अडॉप्ट करें
और उस विलेज में आप जाकर के जो भी आपने एक्सपर्टीज बाहर हासिल की है, उस एक्सपर्टीज को आप कैसे लौटा सकते हैं, उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, वो अपने गांव में जाकर के लोगों से बात करें, संवाद करें। ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल। मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ। मेरी पैदाइश यहीं देहरादून करणपुर की है और बहुत पुरानी बातें याद आ रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों को बुलाकर यह सम्मेलन किया। और उत्तराखंड में जो पैदा हुआ है, हम लोगों के लिए शिक्षा भी बड़ा कठिन है, जीवन यापन भी बड़ा कठिन है, रोजगार भी बड़ा कठिन है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अल्मोड़ा बस हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिले में मारचूला के पास हुए बस हादसे में 3 दर्जन लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। इस हादसे में जो कारण सामने आ रहे हैं वो ओवरलोडिंग, खस्ताहाल सड़क, क्रैश बैरियर न होना और समय से एम्बुलेंस न पहुंचना बताया जा रहा है। ऐसे में परिवहन, स्वास्थ्य और सड़क जिन विभागों में आते हैं, उनके मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, अल्मोड़ा का जो बस हादसा है उसमें 36 जानें चली गई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जो प्रथम दृष्टा 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। इस हादसे में मरने वालों की स्थिति जो हुई है, 36 लोग मर गए। क्या कारण था? सबसे पहला कारण था तो ओवरलोडिंग, दूसरा कारण था सड़क का खराब होना और क्रश बैरियर न होना, और तीसरा जो कारण है वो समय पर एम्बुलेंस, चाहे वो एम्बुलेंस गाड़ी हो चाहे एयर एम्बुलेंस हो। हमें पूछना चाहते हैं कि संजीवनी जो प्रधानमंत्री जी ने इतना ढिंडोरा पीटा गया, इतना प्रचार किया गया, कहाँ गई वो एयर एम्बुलेंस? क्यों नहीं पहुंची समय पर? आपको एयर एम्बुलेंस नदी के तट पर उतारनी चाहिए थी, जहां पर्याप्त जगह थी। अगर वहां उतर जाती तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, अगर उनको सही समय पर उपचार मिल जाता। परिवहन विभाग, क्योंकि ओवरलोडिंग था, ओवरलोडिंग को किसी ने चेक नहीं किया, तो ओवरलोडिंग अगर हुई है और बसों की व्यवस्था पहाड़ में यातायात के लिए नहीं है, तो इसके लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है। सड़क खराब है, सड़क में गड्ढे हैं, उसके लिए तो हम लगातार आंदोलन चला ही रहे हैं। लेकिन आज इस सड़क दुर्घटना में जो सामने सरकार की पोल खुली है, गड्ढा मुक्त बोलते बोलते सरकार के प्रवक्ता, सरकार के मुख्यमंत्री और सारे अधिकारी थके नहीं है गड्ढा मुक्त कहते हुए, लेकिन गड्ढों के कारण एक बस पलट गई और लोगों की जान चली गई। मैं समझता हूं 3 विभाग, सड़क का विभाग, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग, 3 विभाग, मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जिम्मेदारी तय करके उन विभागों के जो जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार का मतलब ARTO नहीं होता, जिम्मेदार का मतलब कोई JE AE सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नहीं होता, जिम्मेदार का मतलब कोई CMO या कोई डॉक्टर नहीं होता, जिम्मेदार का मतलब होता है मंत्री। कोई डॉक्टर को वोट नहीं देता, कोई JE AE सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को वोट नहीं देता, कोई ARTO और RTO को वोट नहीं देता। लोग आपको जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आप तब मंत्री बनते हैं, आप विभाग के जिम्मेदार हैं। राजधानी देहरादून में वरिष्ठ IAS अधिकारी और ऊर्जा सचिव डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम के साथ कथित रूप से अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें ऊर्जा सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव और अपर निजी सचिव ने घटना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी। शिकायत के अनुसार युवा नेता बॉबी पवार और उनके 2 साथी सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ऊर्जा सचिव से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारी के साथ गाली गलौज और मारपीट की। डालकर आप उसके नीचे लिख दीजिए कि आप आइए और गिरफ्तार हो जाइए, हम खुद आ जाएंगे, गिरफ्तारी का डर नहीं दिखाओ। अगर हम गलत हैं, सत्यता की पुष्टि करिए कि गलत कौन है। जो करोड़ों डकार गए इस प्रदेश के, वो गलत हैं या हम गलत हैं? हमने पूर्व में इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस अधिकारी का सेवा विस्तार नहीं होना चाहिए। मामला संज्ञान में था, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। उसके बाद जब बिना सेवा विस्तार के लेटर के जब पोर्टलों में खबरें चलने लगी, उसके बाद हमने फिर अल्टीमेटम दिया। मेरी प्रोफाइल पर 25 अक्टूबर को की गई एक पोस्ट पे आप जा सकते हैं, उस पोस्ट में देख सकते हैं हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भ्रष्ट अधिकारियों का सेवा विस्तार बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, उसे नहीं सहा जाएगा। कि सचिवालय में इस तरह के लोग, गुंडा प्रवृत्ति के लोग आकर
सचिवालय सेवा के और वरिष्ठ नौकरशाहों को इस तरह से धमका रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। और बॉबी पवार नामक व्यक्ति द्वारा जिस तरह से आज का प्रयास किया गया है, हम सब लोग असुरक्षित माहौल में हैं और इस सचिवालय में ऐसे माहौल के लिए बोलने वाला कोई व्यक्ति, कोई संघ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार आज के इस बॉबी पवार द्वारा की गई घटना का संज्ञान लेगी और बॉबी पवार जैसे लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया है, हमारे गुंडागर्दी का माहौल सचिवालय के अंदर बनाया गया है, एक ऐसे वरिष्ठ नौकरशाह के साथ जो बहुत ही मृदुभाषी हैं, व्यवहारिक हैं और शांतिप्रिय वातावरण में अपना काम करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने घटना की निंदा की। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारी कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना घटित होना ठीक बात नहीं। हम चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी जांच की जाए। रूप से घटना निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करती हूँ। बॉबी पवार चुनाव लड़ चुके हैं विधायक, वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह से अधिकारी के कार्यालय में जाकर इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात थी, आराम से अपनी बात रख करके उसका समाधान करवाते, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। निश्चित रूप से इस घटना की पूरी जांच करते हुए उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा समापन की ओर है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस शुरुआत से ही बीजेपी पर सवाल उठाती रही है। वहीं विपक्ष की ओर से सवालों पर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया। ऐसा है, ये सभी आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी ने झूठे लगाए हैं और पूरे निराधार हैं। जहां पे इन्होंने जो अभी यात्रा की बात करी, देखिए बीच में हम सभी जानते हैं कि जो आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र थे वहां पे थोड़ा आवागमन रुका था और इस वजह से थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं की संख्या में उस वक्त कमी आई थी। लेकिन उसके बाद जो है श्रद्धालु हमारे सभी धामों में आए और उन्होंने दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। तो कांग्रेस पार्टी तो हमारी वजह से इवन कांग्रेस पार्टी को मौका मिला कि वो भी वहां पे अपने पदार्पण कर पाई और यात्रा कर पाई, नहीं तो वो तो यहाँ एसी के कमरों से उठ के जाते ही नहीं कहीं पे। तो वहीं खटीमा विकासखंड सभागार में विकासखंड स्तरीय सांस्कृतिक युवा महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें 15 से 29 साल तक के युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल ने किया। स्थापना दिवस का दिन है, पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज ब्लॉक स्तरीय यहाँ पे प्रतियोगिता कराई गई। इसमें संगीत का कार्यक्रम किया गया, नृत्य का कार्यक्रम किया गया और साथ साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पे निर्णायक के रूप में एक टीम भी बुलाई गई है। उस टीम के माध्यम से जो बच्चे अव्वल आए होंगे उनको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर प्रदेश लेवल पे भेजा जाएगा। तो लगता है ऐसी प्रतिभाएं अगर हमारे ब्लॉक स्तरीय में होती हैं तो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमारे इस खटीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का बच्चे काम भी करते हैं और ऐसे कॉम्पिटिशन हमेशा होते रहने चाहिए। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ कांग्रेस जहां बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ सीट को जीतने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी केदारनाथ सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है और वो भी क्यों ना। अयोध्या और बद्रीनाथ में हार के बाद बीजेपी अब केदारनाथ सीट को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती, जिसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खास बात यह है कि पार्टी ने परंपरा से हटते हुए दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के परिवार से किसी को टिकट न देकर 2 बार के पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनाव में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट देकर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है। पर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को मिल पाएगा बाबा केदार का आशीर्वाद या कांग्रेस केदारनाथ में लगाएगी जीत की हैट्रिक। दरअसल केदारनाथ सीट पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने जहां आशा नौटियाल पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस केदारनाथ सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए उसने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की।
तो वहीं बीजेपी ने भी अपने स्तर पर केदारनाथ के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ चुनाव के लिए गंभीर दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि केदारनाथ सीट जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। हालांकि केदारनाथ सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका फैसला केदारनाथ के 90,540 मतदाता करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं केदारनाथ सीट का समीकरण। कुल मतदाता 90,540, पुरुष मतदाता 44,765, महिला मतदाता 75,775, सर्विस वोटर्स 2,249। उपचुनाव में केदारनाथ से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसमें केदारनाथ पीतल सोना विवाद, दिल्ली केदारनाथ मंदिर मामला, चारधाम यात्रा अनियमितता, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जैसे कई मुद्दे हैं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव पीएम मोदी के सहारे जीतने की कोशिश में है। बीजेपी के कई नेता ये बार बार कह चुके हैं कि केदारनाथ से पीएम मोदी का खासा लगाव है। इतना ही नहीं, पार्टी उपचुनाव के प्रचार में लगातार केंद्र के कामों का सहारा लेकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। कि वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहां से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहां जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूंगा। केदारनाथ सीट का क्या इतिहास रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी जीत, शैला रानी रावत कांग्रेस हार। साल 2007 में केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, भारतीय जनता पार्टी आशा रानी नौटियाल जीती, कांग्रेस कुंवर सिंह नेगी हारे। साल 2012 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस शैला रानी रावत जीती, भारतीय जनता पार्टी आशा नौटियाल हारी। 2017 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस मनोज रावत जीत, निर्दलीय कुलदीप रावत हार। 2016 में कांग्रेस में भारी बगावत हुई और शैला रानी रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल का टिकट काटकर शैला रानी को अपना प्रत्याशी बनाया। आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी और इसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को पहुंचा। 2017 में मोदी लहर के बावजूद मनोज रावत कांग्रेस को इस सीट से जीत दिलाने में कामयाब रहे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत को करीबी अंतर से मात दी। 2022 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, शैला रानी रावत बीजेपी जीत, कुलदीप रावत निर्दलीय हार। 2022 में बीजेपी ने फिर से शैला रानी रावत को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने निर्दलीय कुलदीप रावत को हराकर बीजेपी को जीत दिलाई। हालांकि इस साल जुलाई में केदारनाथ सीट पर बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली है, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसे बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है। ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी हमेशा से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में धार्मिक सीट पर मिली हार के बाद विपक्ष की ओर से बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई थी। इसके बाद हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी के हाथ हार लगी। अयोध्या में जहां समाजवादी पार्टी तो बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बाजी मार ली। हिंदू राजनीति के केंद्र में अयोध्या और बद्रीनाथ दोनों के खासे मायने हैं। ऐसे में जब दोनों ही केंद्र बीजेपी से दूर हो गए तो विपक्ष की ओर से हमला किया जाना तो लाजमी था। अब केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अयोध्या बद्रीनाथ को गंवाने के बाद बीजेपी इस चुनाव में जी जान लगा रही है।
अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर आध्यात्मिक सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा या फिर केदारनाथ की जीत के साथ ही बीजेपी का खोया हुआ वर्चस्व लौटेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।